वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज का जो हमारा प्रेजेंटेशन है और टॉपिक है वो है कोर्स ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट। आप सबने सुना होगा जब भी हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो कोर्स ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट का नाम ज़रूर आता है। कोर्स ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट एक नॉन वर्बल परफॉर्मेंस टेस्ट है विच इज़ यूज्ड इन साइकोलॉजी टू एसेस cognitive abilities such as visual, motor coordination, spatial perception, abstract thinking, problem solving and intelligence। इन सभी एबिलिटीज़ को मेज़र करने के लिए हम कोर्स ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट का यूज़ करते हैं। अब ये जो हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है वो एक ब्रीफ में प्रेजेंट किया गया एक बेस आर्टिकल है जो कि बताता है कि ये परफॉर्मेंस टेस्ट की कैटेगरी में आता है। इंटेलिजेंस को मेज़र करने के लिए स्टैंडर्डाइज किया गया है। इसे ख़ास तौर पे इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि लैंग्वेज फैक्टर एलिमिनेट हो जाए, लैंग्वेज का कोई रोल ना रहे। और इसके जो फाउंडर हैं, जो ऑथर हैं, जो इसके इन्वेंटर हैं कोर्स, उनका मानना है कि इंस्ट्रक्शन पूरी तरीके से पेंटोमाइम और इमिटेशन के ज़रिए दिए जा सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हम लैंग्वेज का यूज़ करें। ऐसी टेस्ट की ज़रूरत पहले भी थी और आज भी है क्योंकि बहुत ही सक्सेसफुल हुए हैं इंटेलिजेंस को मेज़र करने के लिए। आने वाली लॉन्गर मोनोग्राफ में हम ऑथर के बारे में और भी बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि इसमें बेसिकली क्या क्या दिया गया है। तो बेसिकली ये जो हमारा टेस्ट है इसमें 6 सेक्शन हैं, जिसमें से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है मैं उसके बारे में बात करूँगी। ये 6 सेक्शन है हमारे। द टेस्ट मटेरियल को हम ब्लॉक और डिज़ाइन में डाल के पढ़ेंगे, बात करके पढ़ेंगे। बी जो पार्ट है उसमें डायरेक्शन फॉर अप्लाइंग द टेस्ट, किस डायरेक्शन से हमें यूज़ करना है और किस तरीके से हम बेहतर तरीके से इस टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। फॉर सब्जेक्ट हु कैन अंडरस्टैंड स्पोकन लैंग्वेज, for subject who do not know the names of the color, for subject who cannot understand spoken language। तो ये 3 डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग हम इसको समझेंगे और जानेंगे। द स्कोर कार्ड एंड मेथड ऑफ स्कोरिंग, नॉर्म्स, रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट। तो द नॉर्म्स तक हम लोग बात करेंगे। रिलायबिलिटी आपको पता ही है कि रिलायबिलिटी इसकी बहुत ही हाई रही होगी, तभी ये आया है। और सर्विसिबिलिटी की मतलब क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और यूजिबिलिटी थी टेस्ट की। तो जो पहला इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसकी हम बात करेंगे बेसिकली द टेस्ट मटेरियल, द ब्लॉक्स। इस टेस्ट में यूज़ होने वाले जो ब्लॉक्स हैं एम्बॉसिंग द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, एम्बॉसिंग को द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाते हैं और ये बड़े डिपार्टमेंट स्टोर यानी कि मिल्टन बार्डली डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स में उपलब्ध होते हैं। ये फॉरेन के सेंटर्स हैं। इसमें 16 क्यूब्स हैं जो आपके इम्पॉर्टेंट या नोट करने की बात है। इसमें 16 क्यूब्स होते हैं जिसका साइज़ 1 इंच का होता है। हर क्यूब इस तरह से पेंट किया गया है कि एक साइड पे रेड है, एक साइड पे ब्लू है, एक साइड पे वाइट है, एक साइड पे येलो है, एक साइड पे ब्लू और येलो यानी कि डायगोनल में डिवाइडेड है, एक साइड रेड और वाइट है यानी कि डायगोनल में डिवाइडेड है। अगर आप मैनुअल पढ़ेंगे, ये कॉपीराइटेड मटेरियल होता है, इसलिए आप हमेशा इसको ऑथेंटिक तरीके से ही बाय करें। तो अगर आप मैनुअल में देखेंगे तो उसमें साफ साफ दिया गया है 360 और 361 पेजेस पे कि ये जो कलर्स का करेक्टर शो किया गया है, लगभग हर सब्जेक्ट में से 1 या 2 को यह स्लाइट इशू आता है कि फुल फेसेस और डायगोनल फेसेस पर ब्लू और येलो शेड्स में थोड़ा सा डिफरेंसेस महसूस होता है। फ्यूचर स्टैंडर्डाइजेशन में इस डिफरेंसेस को करेक्ट किया जा सकता है जब आगे भी लोग इसको स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश करें। एक ब्लॉक सेट से लगभग 400 से 500 बच्चों का एग्जामिनेशन बिना किसी डैमेज की हो सकता है। ठीक है, आराम से प्रॉपरली अगर यूज़ किया जाए इसी को हम कई बच्चों पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्यूब्स को आसानी से रिपेंट भी किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें आपके मैनुअल में दी गई हैं।
अब ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है कि बच्चों को या अडल्ट को ये कलर्ड क्यूब जब दिए जाते हैं तो वे नेचुरली इनमें से कुछ बनाने की इच्छा दिखाते हैं। किसी भी सब्जेक्ट ने ऐसा दिखाया कि वह क्यूब्स को कंबाइन करने में अनइंटरेस्टेड हैं, तो ये सब चीज़ें भी आपकी आगे फ्यूचर रिसर्च की हो जाती हैं। एक्सपेरिमेंटर को बस इस नेचुरल टेंडेंसी को सही डायरेक्शन में गाइड करना है और फिर साइंटिफिक मेजरिंग टेक्निक्स के ज़रिए रिजल्ट को इवैल्यूएट करना है। ये मैं एक्स्ट्रा भी चीज़ें बता दे रही हूँ ताकि आपका जो एक रिसर्चर माइंड है वो बाहर निकल के आए। नेक्स्ट है द डिज़ाइन। जो मैनुअल में चार्ट 1 दिया है उसमें अगर आप देखेंगे तो इस टेस्ट में यूज़ किए गए, ये देखिए चार्ट 1 है, तो इस टेस्ट में यूज़ किए गए 17 डिज़ाइंस दिखाए गए हैं। इन डिज़ाइंस को अरेबिक न्यूमरल्स में फाइनल नंबरिंग दी गई है। शुरू में स्टार्टिंग जब हुई तो 35 डिज़ाइंस थे, लेकिन प्रिलिमिनरी टेस्टिंग में इसको 15 डिज़ाइंस हटा दिए गए और जो इसकी डिफ़िकल्टी ग्रेडिंग की गई, डिज़ाइन को स्टेप वाइज मॉडिफाई करके डिफ़िकल्टी बढ़ा दी गई। फुल कलर्स का यूज़ किया गया, कुछ ही डायगोनल साइड्स का यूज़ किया गया, किसी में ऑल डायगोनल साइड्स का यूज़ किया गया। डिज़ाइन को किसी कॉर्नर पर रोटेट करना, आउटर बाउंड्री लाइन हटाना, ब्लॉक की संख्या बढ़ाना, डिज़ाइन में डिसिमेट्री बढ़ाना, हर डिज़ाइन में कलर की वैरायटी कम करना, ये कुछ चीज़ों को यूज़ किया गया। अब ब्लॉक यूज़ इन डिज़ाइन किस तरह से यूज़ किए जा रहे हैं ब्लॉक डिज़ाइन में, तो अगर हम देखें तो डिज़ाइन जो 1 से 9 तक की डिज़ाइन है उसमें 4 ही ब्लॉक्स यूज़ हो रहे हैं। डिज़ाइन जो हमारा 10 से 11 है इसमें 9 ब्लॉक्स यूज़ होंगे। डिज़ाइन 12 से 17 में 16 ब्लॉक्स यूज़ होंगे। ये सारी चीज़ें मैनुअल में बहुत अच्छे से दी गई हैं। अब कलर यूज़ जो था वो विंडसर और न्यूटन लिमिटेड ने ही बताया था कि रेड कलर जो है कार्माइन लैक से के इक्वल है, ब्लू जो है परसुएजन ब्लू की तरह है, येलो जो है पेल कैडमियम की तरह है। जो टेस्टिंग टाइम है इसमें 20 डिज़ाइंस के साथ टेस्ट परफॉर्म करने में 1 से 1.5 घंटा लग सकता है। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे डिटेल में दे रखा है टेबल फॉर्म में, ताकि आपकी मेमोराइजेशन और मेमोरी ट्रेसेस अच्छे से बिल्डअप हो सकें और प्रैक्टिकल टाइम में ज़्यादा दिक्कत ना हो। जितना ही अच्छे से आप इसको देखेंगे समझेंगे इस टेस्ट को, उतना ही बेहतर ढंग से आप इसको करवा पाएंगे सामने वाले पे। ठीक है, तो ये जो 20 डिज़ाइन के साथ टेस्ट परफॉर्म किया गया था उसमें 1 से 1.5 घंटे लगते थे। फाइनल वर्जन जब आया तो उसमें 3 डिज़ाइन रिमूव कर दिए गए, तो टोटल 17 डिज़ाइंस रह गए। टाइम थोड़ा कम हुआ लेकिन रिलायबिलिटी प्रभावित नहीं हुई। इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ कि रिलायबिलिटी इफेक्टेड हुई है। डिज़ाइन रिजेक्शन क्राइटेरिया क्या था? बिना स्केल से कोरिलेशन। ठीक है, इस बेस पे जो रिजेक्ट किए गए डिज़ाइन स्केल से कोरिलेशन कम हुआ। डायग्नोस्टिक जो वैल्यू थी यानी कि जो क्रोनोलॉजिकल एज के साथ प्रोग्रेसिव कर्व था वहाँ पे भी कुछ इश्यूज़ पाए गए, जिस वजह से 3 डिज़ाइन रिमूव कर दिए गए, पर रिलायबिलिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। अब इफेक्टिवनेस क्या है? इफेक्टिवनेस की अगर हम बात करें तो ब्लॉक डिज़ाइन किसी भी सिंगल टेस्ट यानी कि बिना स्केल, ट्रैब्यूट लैंग्वेज कॉम्प्लीशन या सेंटेंस कम्प्लीशन या अन्य परफॉर्मेंस टेस्ट जितने ही इफेक्टिव हैं, डायग्नोस्टिक वैल्यू में ये और भी बेहतर साबित होते हैं। डिज़ाइन कार्ड्स की अगर हम बात करें तो मीडियम थिक हैं जो डिज़ाइन कार्ड्स हैं हमारे, जिस मैंने बगल में देखा कार्ड्स दिखा रहे हैं आपको ना, इन कार्ड्स को दिखा के ही ब्लॉक्स देती हैं, उसके देख के जो सामने वाला अडल्ट है या चाइल्ड है वो उस ब्लॉक्स के थ्रू ये पिक्चर क्रिएट करता है। तो मीडियम थिक है, वाइट है, सेमी ग्लॉसी है, कार्डबोर्ड पर प्रिंट किए गए हैं। कार्ड का जो साइज़ है 3x4 इंचेस है। प्रिंटेड डिज़ाइन एक्चुअल क्यूब लेआउट से 1/4 साइज़ का है। क्यूब फेस साइज ऑन कार्ड 0.5 इंच पर साइड है। फॉर एग्जांपल डिज़ाइन 1 जो है वो 1 इंच स्क्वायर का है। डिज़ाइन 10 जो है हमारा 1.5 इंच स्क्वायर है। डिज़ाइन 14 जो है वो 2 इंच स्क्वायर है। तो अब हम टाइम लिमिट की अगर बात करें तो हर डिज़ाइन के लिए कार्ड के लोअर राइट कॉर्नर में अगर आप देखें तो क्या दिया हुआ है? टाइम लिमिट दी गई है। यह लिमिट उस समय से 1 मिनट ज़्यादा रखी गई है, उसमें एक करेक्ट सॉल्यूशन एक्सपेक्टेड है। ओके, ये देखिए डिज़ाइन दे रखी है, टाइम लिमिट आपका दे रखा है, डिज़ाइन नंबर दे रखा है, ये आप मैनुअल में टेबल नंबर 1 पे देख सकते हैं, और टाइम लिमिट जो है वो मिनट्स में भी दे रखी है। हर डिज़ाइन के लिए जो टाइम लिमिट सेट की गई है वह उस समय से लगभग 1 मिनट ज़्यादा है, जिसमें आमतौर पर एक सब्जेक्ट से करेक्ट रिस्पॉन्स रीजनेबली एक्सपेक्ट किया जा सकता है।
अब यह जानना इंटरेस्टिंग है कि अगर हर टेस्ट में पूरा टाइम लिमिट अलाउ किया जाए तो 17 डिज़ाइंस को कंप्लीट करने का कुल वर्किंग टाइम क्या होगा, लगभग 45 मिनट्स होगा। ठीक है, प्रैक्टिस के साथ यह एग्जामिनेशन आमतौर पर 30 से 40 मिनट्स में पूरा हो सकता है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, ये नहीं कि सामने वाले को ही हमें जज करना है, आप भी परफेक्ट होने चाहिए, तभी आप बेहतर तरीके से इंस्ट्रक्शन देंगे और बेहतर तरीके से उसको समझा पाएंगे कि कैसे करना है और बेहतर रिजल्ट आएंगे बिना बायसनेस के। तो कुछ केसेस में सिर्फ 15 से 20 मिनट्स, जबकि कुछ में लगभग 1 घंटा भी लग सकता है। सामने वाले की IQ, क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है। यहाँ ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट के डायरेक्शन पर अप्लाइंग द टेस्ट जो है उसको हम हिंदी इंग्लिश में मिक्स करके मैं बता रही हूँ, ताकि ना हिंदी मीडियम के बच्चों को दिक्कत हो ना इंग्लिश मीडियम के बच्चों को कोई भी दिक्कत हो। तो डायरेक्शन फॉर अप्लाइंग द टेस्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो हमारी शुरुआती प्रिलिमिनरीज हैं वो क्या हैं, शुरुआती तैयारी क्या हो सकती है। सब्जेक्ट को पहले तो आप बुलाइए, आराम से बैठाइए और ध्यान रहे कि जो उसका विजुअल एंगल है कम से कम 45 डिग्री का होना चाहिए। टेस्ट शुरू होने से पहले कोई भी डिज़ाइन ना दिखाएं उसको, एक समय में सिर्फ एक डिज़ाइन ही दिखाएं। ठीक है, अनयूज्ड ब्लॉक्स को बॉक्स में ऐसे रखें कि वे दिखाई ना दें, या अगर दिख रहे हों तो उनके टॉप साइड को कॉलर सेम रखें। ठीक है, अब ये नहीं करना है कि कोई फ्रेंड है तो एक साथ लाए उसको और बहुत ही उसने खुशी के मारे उसको सब सारे ब्लॉक्स, सारे कार्ड्स दिखा दिए, सारा मटेरियल दिखा दिया। जब आप किसी के IQ मेज़र कर रहे हैं तो आप एक एग्ज़ामिनर का रोल प्ले कर रहे हैं, एक साइकोलॉजिस्ट का रोल प्ले कर रहे हैं। आपको बेहतर रिज़ल्ट पाने हैं, जो एक्यूरेट है वो पाना है ना। तो आपको कोई भी बायसनेस, किसी भी तरह का कोई भी फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए जो हमारे रिज़ल्ट पे इफेक्ट डाले। और जो हमारा पार्ट 1 है फॉर सब्जेक्ट हु अंडरस्टैंड स्पोकन लैंग्वेज, तो सेक्शन ए जो है उसमें कलर पहचानना है। आप एक ब्लॉक लीजिए और पूछिए इस साइड पर कौन सा कलर है। ब्लॉक को घुमाकर हर साइड का कलर पूछें, ब्लू, येलो, रेड, वाइट, है ना, यही कलर्स होंगे। तो अगर बच्चा जो है सही कलर बता देता है तो आगे बढ़िए, अगर नहीं बता पाता है तो पार्ट 2 फॉलो करें। ठीक है, और एक्सप्लेन करें, देखो इस साइड ब्लू येलो है ना, पॉइंट आउट करते हुए, इस साइड रेड वाइट है, पॉइंट आउट करिए। सारे ब्लॉक्स ऐसे ही पेंटेड हैं। फिर सेक्शन बी क्या था, सेक्शन बी जो है हमारा, वो हमारा टास्क जो है उसको हम इंस्ट्रक्शन से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब ब्लॉक को अच्छी तरह से सफल कीजिए। फाइनल सेट में 25% से ज़्यादा टॉप कलर्स डिज़ाइन से मैच नहीं करने चाहिए आपके। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ब्लॉक को टेबल पर अलग अलग फ्लैट रखिए, स्टैक मत करिए। सब्जेक्ट से कहें कि इन ब्लॉक में से सही कलर चुनो और इसे ऐसे अरेंज करो कि ऊपर से डिज़ाइन जैसा दिखे, जैसे आप डिज़ाइन दिखा रहे हो वैसा ही दिखना चाहिए। ठीक है, पिक आउट द राइट कलर्स, पुट देम टुगेदर एंड मेक दैम लुक जस्ट लाइक दिस। ठीक है, और पॉइंट आउट करते जाइए वो डिज़ाइन को कैसे बनाना है आपको। कोई एक्स्ट्रा हिंट या सजेशन आपको नहीं देना है, ये ध्यान रखिए। अब सेक्शन सी क्या है, अगर मिसअंडरस्टूड करे, समझ ना पाए तो आपको क्या करना है, ट्रायल डिज़ाइन ए देना है, यानी कि 4 ब्लॉक्स, 2 रेड्स ऊपर और 2 येलो नीचे रखिए। खुद बनाकर दिखाएं, तो आपको भी परफेक्ट होना है। देखिए आपको भी बनाना आना चाहिए ना। तो जेस्चर जो है आपका, पंटामाइम जो है उसके थ्रू करवाएं, सब्जेक्ट से रिपीट करवाएं। जब सही से समझ आ जाए उसको तो वापस सेक्शन बी से कंटिन्यू करें आप। ठीक है, देखिए इसमें मैंने पूरा स्टेप वाइज लिख रखा है। सेक्शन डी, अगले डिज़ाइंस जो हैं, हर डिज़ाइन के बाद ब्लॉक्स को फिर से सफल करें, वही इंस्ट्रक्शन दोहराएं। सब्जेक्ट को कभी भी ये ना बताएं कि कितने ब्लॉक्स यूज़ करने हैं। अब रिकॉर्डिंग जो है वो कैसे करेंगे आप, टाइम्स और मूव्स आपको रिकॉर्ड करना है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, अगर आपको इसकी मेंटल एज निकालनी है तो हर अटेम्प्ट का टाइम और मूव्स काउंट करते जाएं। कितना टाइम ले रहा है एक पिक्चर को बनाने में, कितने अटेम्प्ट्स ले रहा है। ठीक है, और कितना टाइम एक पिक्चर को बनाने में और मूव्स में किया है उसको काउंट करना है आपको। पहली बार ब्लॉक रखना या पोजीशन चेंज करना, टॉप कलर सेम हो तब भी काउंट होगा। अगर डिज़ाइन टाइम लिमिट में पूरा ना हुआ हो तो कोई क्रेडिट नहीं देंगे आप। टेस्ट कंप्लीट तब माना जाएगा जब लास्ट सक्सेस के बाद कम से कम
5 बार लगातार फेल हो या एग्जामिनर को डाउट हो तो एक्स्ट्रा डिज़ाइन दे सकता है। फिर है ट्रायल डिज़ाइन ए। अब इसमें क्या करना है, सारे ब्लॉक्स टेबल पे ऐसे रखें कि सिंगल कलर्ड फेस ही ऊपर हो, जैसे इक्वल रेड रखें, येलो रखें, ब्लू रखें, वाइट रखें। रेड ब्लॉक दिखाकर कहें सारे रेड वाले दिखाओ। यही प्रोसेस बाकी कलर्स के लिए भी करें। अगर बच्चा कलर डिफ्रेंशिएट कर सकता है तो सेक्शन बी से टेस्ट स्टार्ट करें। ठीक है, सेक्शन बी भी मैंने ऊपर बताया था। फिर है आपका द स्कोर कार्ड एंड द मेथड ऑफ स्कोरिंग। अब इसको कैसे करना है, स्कोरिंग कैसे करनी है भाई। आपने एक कार्ड दिखाया, उसके लिए जितने ब्लॉक्स रिक्वायर्ड थे आपने ब्लॉक्स ये दिए। ये पहले सेट वेट करके रखिएगा जब भी आपको IQ मेजर करनी है। ठीक है, इंसान जो भी बच्चा है, अडल्ट है, जो भी है, वो इसके थ्रू बना देगा। अब स्कोरिंग भी तो इम्पॉर्टेंट है। स्कोरिंग कैसे करना है, मैंने कहा ना वहाँ पे कितना टाइम ले रहा है एक अटैम्प्ट में, जितने मूव्स ले रहा है सबको नोट डाउन करिएगा। ठीक है, आपको डाउट हो रहा है कि फेल हो रहा है तो भी आपको फिर से कोई क्रेडिट नहीं देना है, फिर से स्टार्ट कराना है। द स्कोर कार्ड एंड द मेथड ऑफ स्कोरिंग कैसे चलेगी। स्कोर कार्ड में आपको पता है पहले तो टेबल्स वगैरह बना लीजिएगा या जो शीट मिलती है उस पर करिएगा। टेस्ट में 17 डिज़ाइन हैं, आपको पता है। हर डिज़ाइन को एक स्कोर वैल्यू होता है, ये भी आपको पता है। अगर सब्जेक्ट ने डिज़ाइन सक्सेसफुली कंप्लीट किया है तो पूरा स्कोर मिलेगा। लेकिन अगर टाइम लिमिट क्रॉस हो गया, ठीक है, जो टाइम लिमिट मैंने यहाँ दिखाया था आपको, ठीक है, ये पहले डिज़ाइन पे टाइम लिमिट मिनट्स में 1.5 मिनट है। ठीक है, तो अगर ये क्रॉस हो गया, ठीक है, तो 1 या 2 पॉइंट डिडक्ट हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और मूव्स अगर ज़्यादा हैं तो 1 पॉइंट डिडक्ट हो जाएगा। जितना मूव्स वहाँ दिया गया है उससे अगर ज़्यादा हो रहा है तो भी डिडक्ट हो जाएगा। फिर क्या है, एग्जाम्पल जैसे डिज़ाइन 2 है। डिज़ाइन 2 यहाँ पे देख लीजिए आप, मैं बार बार नहीं इसको वो कर पाऊँगी। ये हमारी डिज़ाइन 2 है ये, ठीक है। अगर हमारी डिज़ाइन 2 है, उसकी स्कोर वैल्यू हमारी 5 है। अगर सब्जेक्ट 31 सेकेंड और 7 मूव्स में कंप्लीट कर लेता है तो फुल 5 पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, डिज़ाइन 2 स्कोर वैल्यू देखिए इसकी, इसमें कितनी है, 5 है। 31 एंड ओवर में कंप्लीट करता है, ठीक है, और 7 ही मूव्स लेता है तो हम इसको फुल पॉइंट दे देंगे। ठीक है, लेकिन अगर टाइम 31 सेकेंड से क्या हो रहा है, कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है तो हम 1 पॉइंट माइनस कर देंगे। ऐसे ही मूव्स अगर 7 से ज़्यादा ले रहा है मतलब ज़्यादा एफर्ट करता जा रहा है, तो IQ तो मेज़र करने का ही तरीका है ना भाई। उसने अपनी एज के अकॉर्डिंग ज़्यादा चीज़ें करी। भाई 4th क्लास का बच्चा था, उसको तो कर लेना चाहिए था 3rd क्लास का प्रॉब्लम सॉल्व या 4th क्लास की इक्वल चीज़ें, लेकिन उसके बहुत एफर्ट लगा तो हम उसके क्या करेंगे, पॉइंट माइनस करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे चल रही है, हम यहाँ पे 1 पॉइंट माइनस कर देंगे। ऐसे एग्जाम्पल है 13th डिज़ाइन जो है हमारी 13th डिज़ाइन, ये देखिए। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट्स हैं ये मैनुअल में भी ऐसे दिए हैं। आपको कलर्स देख लेना है। कलर्स, ये जो डॉटेड डॉटेड पार्ट है वो रेड कलर है, वाइट पार्ट जो है वो हमारा वाइट ही रहेगा। ठीक है, अब इसमें क्या बताया गया, फॉर एग्जांपल अगर हम 13 डिज़ाइन ले लें तो इसकी स्कोर वैल्यू कितनी है, 9 है। अगर हम 2 मिनट 21 सेकेंड लेते हैं और 31 मूव्स लेते हैं तो फुल 9 पॉइंट्स दे देंगे हम इसको। अगर 2:21 से ज़्यादा, जैसे हमने 2:33 मिनट ले लिए, 21 दिया गया था पर हमने 2 मिनट 33 सेकेंड ले लिए में कंप्लीट किया तो हम 1 पॉइंट माइनस कर देंगे। अगर 2:34 मिनट लगे तो हम 2 पॉइंट माइनस कर देंगे। अगर मूव्स में 31 ले लिए उसने मूव्स, ठीक है, 31 से ज़्यादा मूव्स ले लिए तो 1 पॉइंट माइनस कर देंगे। यहाँ मैंने देखिए एग्जाम्पल भी दे रखा है कि डिज़ाइन 7 ली, टाइम उसका 23 मिनट लिया और मूव्स 9 थे तो बेस स्कोर 7 था। एक्सेस टाइम 2 मिनट ज़्यादा उसने ले लिया तो हम 2 पॉइंट माइनस कर देंगे, फाइनल स्कोर उसका 5 बचेगा। ऐसे एग्जाम्पल 2 आप देख लीजिए, डिज़ाइन 10 थी, इसका टाइम 1.48 मिनट और मूव्स 19 थे लिए अगर उसने, तो बेस स्कोर तो इसका 9 था तो हम इसको कोई डिडक्शन नहीं करेंगे, फाइनल स्कोर दे देंगे। डिज़ाइन 16 में टाइम 3.27 मिनट उसको लगा और मूव्स उसने 48 लिए तो बेस स्कोर 10 था तो एक्सेस टाइम ले लिया उसने तो हम 2 पॉइंट माइनस कर देंगे। एक्सेस मूव लिए उसने
इसलिए हम 1 पॉइंट माइनस करेंगे, तो फाइनल स्कोर हमारा 7 हो जाएगा इसका। ऐसे ही हमें स्कोरिंग देनी है। फिर है इसमें हमारा, ये देखिए, इसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, एज निकाल लेंगे। अब जितना भी आपको टोटल करने के बाद जितना भी स्कोर आएगा, सारे स्कोर टोटल कर लीजिएगा, ठीक है, 17 डिज़ाइंस पे। जैसे आपका 22 आ रहा है, तो 22 पे देखिए मेंटल एज कितनी आएगी, 96। अगर 55 आ रहा है तो 12 और 7 हो जाएगा, 12 से 7 के बीच में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। और अगर हमारा 88 आ रहा है तो 4, 14, 11 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा, मतलब जो बाद में लिखा है वो लिखा है मंथ, और पहला जो लिखा है वो लिखा है ईयर। देखिए लिखा है, इन टेबल थर्ड आर प्रेजेंटेड द मेंटल एज इक्विवेलेंट्स ऑफ ईच स्कोर फ्रॉम 1। मेंटल एज 5 ईयर्स 7 मंथ, 131 पे मेंटल एज 131 जो है उस पर क्या है, 19 साल 11 महीने। तो ये हमारी मेंटल एज ऐसे निकल आएगी। तो ये हमारा जो भी था कंप्लीट, मैंने आपको बता दिया कि आपको मेंटल एज कैसे निकालनी है। अब एमए निकल आया तो आपको फार्मूला तो पता ही है, आईक्यू का क्या फार्मूला है, एमए अपॉन सीए, ठीक है। तो आपका आईक्यू भी निकल आएगा। तो मेंटल एज आपको पता ही चल गया, सीए तो उसको पता ही होगा कि उसकी एज अभी कितनी है, ठीक है। तो अगर एक पर्सन की एज 10 साल निकल रही है मेंटल एज, आप डिवाइड कर दोगे, अगर 12 साल का बच्चा है और उसकी एज मेंटल एज 10 निकली है तो डिवाइडेड बाय 12 कर दोगे, जो भी निकलेगा वो उसकी आईक्यू हो जाएगी। फिर आईक्यू के चार्ट से देख लीजिए ये कहाँ लाई कर रहा है, और उसको रिज़ल्ट आप कम निकले ज़्यादा निकले, आपको उसका रिज़ल्ट बहुत ही पेशेंसफुली और सारी पॉजिटिविटी रखते हुए बताना है। कहीं पे भी किसी को ऐसा ना लगे कि उसके अंदर खामियां ही खामियां भरी हैं, कहीं उसका आईक्यू गड़बड़ चल रहा है, ऐसा कुछ भी फील नहीं होना चाहिए। हमेशा आपको कंस्ट्रक्टिव आइडियाज़ देने हैं, ठीक है, क्योंकि हम सभी जानते हैं, हम सभी साइकोलॉजिस्ट इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं कि पर्सन की कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमेशा एक्टिवेट होते हैं और उसके रिज़ल्ट पे इफ़ेक्ट डालते हैं। एक बहुत ही हाई आईक्यू वाला बच्चा भी कई बार लो स्कोर लेके आता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है सब्जेक्ट रेलिवेंट जो वेरिएबल्स हैं वो रोल प्ले कर रहे हों, इन्वायरमेंट रेलिवेंट वेरिएबल्स रोल प्ले कर रहे हों, तो सिचुएशन टू सिचुएशन चीज़ें वेरी करती हैं, ठीक है। अब इसके अगर हम नॉर्म्स की, अगर मैं थोड़ा सा नॉर्म्स के बारे में बता दूँ कि एक सेक्शन नॉर्म्स का भी था, तो अलग अलग डिज़ाइंस के लिए नॉर्म्स डेवलप करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था। तो इस प्रोसेस में डिटेल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की गई थी इस टेस्ट के लिए, और एक्सेप्टेबल स्टैंडर्डाइजेशन मेथड्स को मॉडिफाई किया गया था। जनरल प्रोसीजर और चेकिंग मेथड्स और डिटेल एक्सप्लेनेशन जो हैं वो मोनोग्राफ में यानी कि मैनुअल में आपके दिए भी गए हैं। और जो नॉर्म्स हैं, ठीक है, उसको इंटरप्रेट करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें भी, जैसे बेकिंगम ने स्पेलिंग टेस्ट को स्टैंडर्डाइज किया था, टैबियो ने लैंग्वेज कंप्लीशन टेस्ट के लिए किया था, वर्डी ने अर्थमेटिक टेस्ट के लिए किया था। मतलब जो ये स्कोर हैं नॉर्म रेफरेंस्ड हैं, यानी कंपेयर करने के लिए एक स्टैंडर्ड ग्रुप से डिराइव किए गए थे। और इसकी जो रिलायबिलिटी है वो रिलायबिलिटी भी काफ़ी हाई आई थी, ठीक है। और इसको 5 क्राइटेरिया के बेस पे बताया गया था। मतलब कि पहला क्राइटेरिया तो आपका वही था, मेंटल प्रोसेस इम्प्लाइड किया गया था। तो टेस्ट ये देखता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में कौन कौन सी मेंटल प्रोसेस जैसे कि विजुअल, स्पैचुअल, रीजनिंग, ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग इन्वॉल्व होती हैं। इंक्रीज़ इन स्कोर ईयर टू ईयर, साल दर साल स्कोर में कैसे वृद्धि होती हैं, तो रिलायबिलिटी चेक करने का एक तरीका था कि बच्चों की एज बढ़ने के साथ साथ स्कोर भी सिस्टमेटिकली बढ़नी चाहिए। कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ मीडियन मेंटल एज जो रिलायबिलिटी के लिए अपनाया गया, तो उसमें यह था कि टेस्ट से मिले मीडियन मेंटल एजेस की जो तुलना है, आपको ये मीडियन मेंटल एजेस आपको मैनुअल में भी दिख जाएंगे लास्ट के टेबल्स में, कि जो कंपैरिजन है दूसरे स्टैंडर्ड इंटेलिजेंस टेस्ट से की जाती है। अगर दोनों से अच्छी कॉरेस्पॉन्डेंस है तो रिलायबिलिटी स्ट्रांग हो जाएगी। ऐसे ही कोरिलेशन विद आईक्यू एंड टीचर एस्टिमेट्स की अगर हम बात करें, तो टेस्ट से मिले आईक्यू जो स्कोर से मेंटल एजेस और टीचर्स के इंटेलिजेंस एस्टिमेट्स के बीच हाई कोरिलेशन रिलायबिलिटी का संकेत देता है। आईक्यू डिस्ट्रीब्यूशन मैचिंग नॉर्मल प्रोबेबिलिटी की बात करें, तो अगर टेस्ट से निकला है आईक्यू डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जो बेल शेप्ड होता है, जितने भी बच्चों ने मुझसे पढ़ा है उनको पता होगा एनपीसी कैसे बनता है, तो यह भी रिलायबिलिटी को सपोर्ट करता है। तो इसकी रिलायबिलिटी को इन 5 क्राइटेरिया के बेस पे बताया गया था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कोर्स ब्लॉक डिज़ाइन को हमें कैसे करना है, कैसे असेस करना है, ठीक है, और
बहुत आराम से सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कितना टाइम ले रहा है, कितने मूव्स ले रहा है, हर एक चीज़ पे आपको पैनी नज़र बना के रखनी है, तभी एक्यूरेट मेंटल एज निकल के आएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।